हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा एक तरह से प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए हैं और ये वो प्रश्न है जो कि टीसीएस के लगातार 3 वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये 3 वर्षों से पहले भी बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड ऐड किए हैं। प्रश्न वही ऐड किए हैं जो कि रिपीट होने के चांस है, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा सभी को सेशन पसंद आएगा, सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा एक चीज, जो प्रश्नों की टोटल संख्या है वो कितनी है, 30 रहने वाली है। टारगेट मैं हमेशा देता हूं अपनी क्लास में, आज का टारगेट है 25 प्लस क्वेश्चन सही करने का। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ, आंसर करिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुझे पता है कि यह प्रश्न शायद आपको पता होगा, लगभग 100% को पता होगा, बट रिवीजन करने में और प्रैक्टिस करने में कुछ नहीं जाता है। हमको प्रैक्टिस करनी है। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे इनमें से। अब देखिए, फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। इसके साथ साथ एक और आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, जिसका नाम था हेनसांग। ठीक है जी, ये 2 चीजें तो आपको पता हैं। अगर मैं आपसे तीसरा पूछूं कि निकोलो कॉन्टी क्या है? निकोलो कॉन्टी जो कि 1420 में भारत आया था। 1420 ईस्वी में किसके काल में भारत आया? क्या कोई आंसर करेगा इसका? किसके काल में भारत आया? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, निकोलो कॉन्टी जो है यह इटली का निवासी था और यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल के दौरान की गई? आंसर कर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई यह भी पता होना चाहिए। संस्थापक कौन थे और पहला अधिवेशन तो पता होना ही चाहिए कहां हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। अब देखिए, 1885 में पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? मुंबई में। ठीक है, अध्यक्षता भी पूछता है, अध्यक्षता किसने की, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आंसर कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, संवैधानिक सभा की स्थापना डैश वर्ष में की गई? और मैं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? दोनों का आंसर करिए जल्दी से जल्दी। चलें, देखो, संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। प्रश्न एक और बनता है, किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अब यह है संवैधानिक सभा की पहली बैठक कब हुई, तो यह आप सभी को पता होना चाहिए, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और इस बैठक के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था कार्यकारी रूप से। ठीक इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक होती है संविधान की। उसके अंदर संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो स्थायी रूप से थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 नंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहां है? कि अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता के मामले में कोई भी विवाद होता है तो उसका निवारण के लिए आयोग बनाया हुआ है। यह कहां पे है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? इसकी जो स्थापना है ना, ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना
1988 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश थी। यह प्रश्न आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। पहला, ये जो प्रश्न पूछा है ये एक्चुअल में पूरा प्रश्न क्या है कि जब संविधान सभा का निर्माण हुआ 1946 में हुआ था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय जो टोटल मेंबर थे संविधान सभा में वो थे 389। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद ये जो संख्या थी ये 299 रह गई थी। अगर स्वतंत्रता के बाद पूछेगा तो 299, मूल संविधान में 389। अगला प्रश्न देखिए, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो प्रश्न सभी को आना चाहिए जी, है ना? आंसर कर दीजिएगा। शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेनिस। 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर करिए। रोहन बोपन्ना, क्या सभी टेनिस को आंसर दे रहे हैं? ये बहुत चर्चित हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? एमआरपी का फुल फॉर्म है, ये तो सिंपल है, न्यूनतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य, न्यूनतम रेंज मूल्य या अधिकतम रेंज मूल्य। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लिखूंगा नहीं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हिंदी में बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। आंसर मैच करिए जी सभी। ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपने। चलिएगा, अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, ये आंसर कर दो एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी आपके लिए। गंगा की सहायक नदी नहीं है, पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये पता है ना सभी को, यमुना नदी है, यमुना नदी। इसीलिए यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? कालिंदी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसे कालिंदी नदी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसे? खुला नाला भी कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर जो सिंधु नदी है ना, ये गंगा की सहायक नदियां नहीं है। अब सिंधु की सहायक नदियां पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करोगे? सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ब्यास नदी, ब्यास के बाद हमारी चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सभी जो हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। कोसी नदी को अपना बार बार मार्ग बदलने के लिए बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। आगे चलते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या फिर वेनेजुएला। जल्दी से आंसर करिएगा, प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करूंगा सभी को बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर जो है वो ब्राजील है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। चलिएगा, 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? कौन सा सेल? वोल्टाइक सेल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सेल, आयोनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इनमें से कोई नहीं। अगर सेशन पसंद आ रहा है, एक लाइक आपसे चाहिए ही, एक लाइक तो बनता है हमारे मेहनत के लिए, ठीक है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लासेस दिल्ली पुलिस की भी स्टार्ट होने वाली हैं और बहुत जल्दी आपको इसकी 20 तारीख से लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। लाइव क्लास का टाइम आप सभी बताएंगे, एक दिन पहले लाइव आ जाएंगे आपसे पता करने के लिए कि आप किस समय ज्यादा बच्चे कंफर्टेबल हैं। वोल्टाइक सेल कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और भारत में बॉक्साइट सबसे अधिक कहां पाया जाता है? भारत में बॉक्साइट का उत्पादन कहां होता है सबसे अधिक? भारत में ओडिशा है, पता है ना?
ओडिशा, बॉक्साइट उड़ीसा, और वर्ल्ड लेवल पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन ए आंसर करिएगा। आंसर दिया है सभी ने ऑप्शन ए। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 30 है भाई, टारगेट 25 के आसपास का दिया है, इतना तो लेके चलना है आपको। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? ऑप्शन अवेलेबल हैं, आंसर करिए। ज्यादा समय चाहिए, आप सेशन को निश्चिंत होकर पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आराम से आंसर दीजिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे साथ साथ ही भागते चलो आंसर देते चलो, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सांस ले लीजिए। यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार की सबसे अधिक संपत्ति है और वह सभी को सेवाएं भी प्रदान करती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर चाहिए आपसे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली कहां है? ये केरल में है, पता है ना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में है, ऑप्शन डी। एक तो साइलेंट वैली है, एक आपसे पूछता है क्या? सिलिकॉन वैली। भारत में सिलिकॉन वैली कहां है? सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु में है, साइलेंट वैली केरल में है। 14 नंबर है आपके सामने। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का संकेत बता दो क्या है? इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, आपको पता है? चलिए दीजिए आंसर। टंगस्टन जो है यह राजस्थान में पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, राजस्थान के डेगाना में, राजस्थान के डेगाना। और इसका संकेत है W, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। SN किसका संकेत है? यह टीन का संकेत है जी। PB किसका संकेत है? लेड का संकेत है, जिसको हिंदी में सीसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है इंपॉर्टेंट। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए? न्यूयॉर्क, म्यूनिक, सिडनी, ब्राजील। करिए आंसर, क्या आंसर देंगे इस प्रश्न का? अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए? आंसर पे चलें। क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? म्यूनिक। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में हुए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मैथ्यू, लियाकत अली खान, जगजीवन राम या फिर आसिफ अली। करिए एक बार जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? क्या आंसर देंगे आप सभी? क्या सभी ने यहां पे आसिफ अली को आंसर दिया है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियाकत अली उस समय क्या थे? वित्त मंत्री थे, यह भी ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री। एक और बनता है देखो, जॉन मथाई। जॉन मथाई यह भी रेलवे मंत्री थे, रेलवे मंत्री, बट स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले। अब भारत तो 1947 में स्वतंत्र हुआ है, यानी कि 1946 में पूछेगा ना तो आसिफ अली। स्वतंत्रता के बाद पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी। भारत संविधान का भाग 4 क डैश से संबंधित है? नागरिकता, मूल कर्तव्य, निर्वाचन आयोग या फिर मूल अधिकार। दीजिए जल्दी से, क्या आंसर देंगे इसका? वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है ठीक है, ओके। क्या आंसर है इसका? यहां पर देखिए मूल कर्तव्य हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज समझना, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। कहां से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है जी। अगर अनुच्छेद पूछेगा, ये तो आपसे क्या पूछा है? भाग। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51 क यानी कि 51A में। नागरिकता का वर्णन संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में है। समझ गए? मूल अधिकार आपको पता होना चाहिए, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है।
और अनुच्छेद क्या है 12 से 35। टोटल मूल अधिकारों की संख्या इस समय कितनी है तो 6 है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आंसर करिए। यदि पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है तो निम्न में से क्या घास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंध रखता है? इथियोपिया, एग्रेस्टोलॉजी, ऑरोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी? करिए जी, क्या आंसर करेंगे? अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? एग्रेस्टोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घास के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंध रखता है। ऑस्टियोलॉजी आपको पता होना चाहिए, हड्डियों से संबंध रखता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है? देखो, दो प्रश्न है, कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे सिंपल पूछेगा ना कि मुखौटा नृत्य कहां किया जाता है, कौन सा नृत्य? मुखौटा नृत्य। तो मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में भी है, मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, अब ये सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य का प्रकार है सिंघी छम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मतलब क्या है, जो सिंघी छम है ये सिक्किम का नृत्य है और ये वहां के मुखौटा नृत्य का प्रकार है। पाइका हम सभी को पता है, पाइका झारखंड का नृत्य है। झूमर राजस्थान में किए जाने वाला नृत्य है। रऊफ जो है यह जम्मू और कश्मीर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। प्रसिद्ध खिलाड़ी बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, कुश्ती, कबड्डी या फिर हॉकी? जल्दी से आंसर करिएगा, इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड। बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, प्रश्नों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है, क्या ऑप्शन बी सभी ने दिया है? भाला फेंक से नीरज चोपड़ा है जिनका नाम ध्यान में आ रहा है, नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले से है। आगे देखिए, आगे है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? आयाम का SI मात्रक पूछा है आपसे। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी कि SI, इसकी स्टार्टिंग 1972 में हुई थी। क्या आंसर करेंगे भाई? आयाम की इकाई है मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हर्ट्ज आपको पता होना चाहिए, आवृत्ति की इकाई है कैंडेला। ठीक है ना, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता। 22 नंबर, टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है? आंसर करिएगा, बोलिविया और चिली, चिली और पेरू, चिली और ब्राजील या फिर बोलिविया और पेरू? टिटिकाका झील यह भी बहुत ऊंचाई पर स्थित झील है, यह किन देशों से जुड़ी हुई है यह आंसर करना है। आंसर दे रहे हैं सभी? देखिए, टिटिकाका झील जो है यह बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। ऑप्शन आपका यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, किसी पाइप में द्रव की प्रवाह गति मापने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? वेंचुरीमीटर, हाइड्रोफोन, हाइड्रोमीटर या फिर एक्टिनोमीटर? करिए आंसर, क्या आंसर देंगे? अगर सेशन सच में पसंद आ रहा है, प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लग रहा है, एक लाइक आपकी तरफ से और लास्ट में कमेंट करके कुछ बता दिया करो कि कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है आपको? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेंचुरीमीटर। ठीक है, एक्टिनोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरण, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है जी। 24 नंबर, 29 जून को पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस डैश के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सामाजिक स्थैतिक दिवस, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या फिर राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण दिवस? पीसी महालनोबिस की जयंती किस रूप में मनाई जाती है? राइट, और कब मनाई जाती है? 29 जून को। किसके रूप में? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका, यह ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर पर। 1815 में आत्मीय सभा के संस्थापक
8वीं सभा की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर आत्माराम पांडुरंग। अब ये तो आसान है भाई, इसलिए इसमें तो समय नहीं देंगे, बिल्कुल बेसिक है। राजा राम मोहन राय आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसे भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा संवाद कुमोदी की रचना राजा राम मोहन राय ने की है। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने वेलूर मठ की स्थापना की है और रामकृष्ण मिशन की, राम कृष्ण मिशन की स्थापना भी की है 1897 में। 26 नंबर आपके सामने, इनमें से कौन यह निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महान्यायवादी या फिर मुख्यमंत्री। अध्यक्ष किसकी बात कर रहा है? लोकसभा का अध्यक्ष, इट मींस स्पीकर। करिएगा आंसर, क्या आंसर करेंगे? अच्छा प्रश्न है जी आपके सामने। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए स्पीकर। जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है ना, उन सभी का आंसर राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 27 नंबर। क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर देंगे भाई? और अभी एशिया कप भी चल रहा है, पता होना चाहिए कौन सा कप चल रहा है? एशिया कप। एशिया कप 2023 का अभी तक तो विनर अनाउंस नहीं हुआ है ना, अभी तो चल ही रहा है। अगर आपसे वेन्यू पूछेगा ये कहां हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एशिया कप 2023 का वेन्यू क्या है? पाकिस्तान और श्रीलंका। ये जो जहां पर दो दो वेन्यू आते हैं ना, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, पता भी नहीं लगता है। ठीक है, एशिया कप 2023 का आयोजन ये कहां होगा? अपने भारत में होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है जो पिछला क्रिकेट विश्व कप था वो किसने जीता था, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, ये सभी ध्यान रखिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1862, 1916, 1914 या फिर 1942? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? अच्छा, इसके संस्थापक भी पूछ सकता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन हमने करवा रखा है, इसका आंसर करिए जल्दी से। चलते हैं सॉल्यूशन पे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? मदन मोहन मालवीय। चलते हैं जी। अच्छा, आपको एक और विश्वविद्यालय है जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन बताएगा? नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन? आंसर करेगा, जल्दी से आंसर करिए पहले। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 400 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने, लगभग 400 ईस्वी पूर्व। और ध्यान रखिएगा ये कहां पे है? तो बिहार में है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29, आज का सेकंड लास्ट है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? जेम्स वाटसन, लुइस पास्चर, चार्ल्स डार्विन या फिर स्टीफन हॉकिंग? जल्दी से एक बार इसका आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे सभी?
करिए जी आंसर। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो ये है चार्ल्स डार्विन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयन। आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है नेचुरल सिलेक्शन का, तो चार्ल्स डार्विन ही आंसर करिएगा, ठीक है ना। अब क्या है, लुईस पास्चर, आपको पता है रेबीज की टीके का आविष्कार किया है लुईस पास्चर ने। स्टीफन हॉकिंग, इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी भी पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। इन 30 प्रश्नों में ऑनेस्टली आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या फिर हार्दिक पांड्या? क्या आंसर करेंगे? भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं? और मुख्य कोच भी पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? मुख्य कोच। मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य कोच वर्तमान में राहुल द्रविड़ हैं, ठीक है। ये चेंज भी होते रहते हैं, इनका ध्यान रखना थोड़ा। और कैप्टन है वनडे टीम के रोहित शर्मा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यही था आज का सेशन। बताइएगा आज के सेशन आपको कैसा लगा है, इन 30 प्रश्नों में कितने राइट किए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।